नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश के 3 राज्यों में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव नतीजों पर है। आज बिहार की बांकीपुर, एमपी की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बिहार में जनसुराज, एमपी में कांग्रेस आगे चल रही है और गुजरात में बीजेपी जीत चुकी है। लेकिन हैरान करने वाले नतीजे बिहार के बांकीपुर से आ रहे हैं, जहां 1-2 चुनाव पुरानी पार्टी ने देश की सबसे बड़ी पार्टी को पछाड़ दिया है, और वो भी उस सीट पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट रही है। बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर 19-20 हजार वोट से आगे निकल चुके हैं। जिस सीट पर बीजेपी हार रही है, वो बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है। 3 दशकों तक इस सीट पर करीब 60% वोट बैंक हासिल करने वाली बीजेपी को प्रशांत किशोर ने हरा दिया है। बीजेपी की इस हार ने पहली बार बिहार में बीजेपी के सीएम बने सम्राट चौधरी के शासन पर जनता के भरोसे पर सवाल खड़ा कर दिया है। और चंद महीने पहले 238 सीटों पर अपना डिपॉजिट गंवाने वाले और हारने वाले प्रशांत किशोर अब सम्राट चौधरी के सियासी वक़्त, वजूद और हुकूमत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव से पहले और नतीजों के ठीक बाद प्रशांत किशोर के निशाने पर सीएम सम्राट चौधरी रहे हैं। पीके बिहार का सीएम बदलने की मांग कर रहे हैं, तो पीके की राजनीति आगे क्या करवट लेगी? बिहार के इस नतीजे ने देश में वैकल्पिक राजनीति की क्या संभावनाएं पैदा की है, और बांकीपुर की यह हार बीजेपी के लिए क्या संदेश लेकर आई है? क्योंकि पीके ये कह रहे हैं कि यह दिल्ली के नेताओं के लिए भी संदेश है। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। गणतंत्र की जन्मभूमि पर लोकतंत्र के विजय का उत्सव ऐसा कि सावन की हरियाली पर हल्दी का रंग भारी है। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी को पछाड़ दिया, और ये जीत उस बीजेपी के खिलाफ जिसे चुनाव के मैदान में शिकस्त देना आसान नहीं माना गया। जिस देश की 4131 विधानसभा सीटों में 1810 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जिस देश की पूरी आबादी में 78% आबादी का प्रतिनिधित्व बीजेपी करती है, उसमें 28 में से महज एक राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट और 0.51% हिस्सेदारी रखने वाले बांकीपुर की विजय ने पटना से दिल्ली तक सियासी विमर्श बदल दिया है। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। मतलब ये कि जनसुराज से लेकर तमाम विपक्षी दलों की नजर में यह हार बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट पर मिली हार है, और यह हार 3 दशकों से बीजेपी की गढ़ रही विधानसभा सीट पर हुई हार है। यह हार बीजेपी में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शासन में हुए पहले चुनाव की हार है। यह हार परंपरागत राजनीति से अलग नई नवेली पार्टी से बीजेपी की हार है। हालांकि नतीजे अभी बाकी हैं, लेकिन पीके, जनसुराज और विपक्ष इस बढ़त को ही विजय मान चुके हैं, जबकि सत्ताधारी एनडीए इस सरकारी हार को नजरअंदाज कर देना चाहती है। हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है और बढ़त पॉजिटिव रही है। ये दिखाता है कि पूरे बांकीपुर में कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं था जहां जनसुराज की आवाज नहीं पहुंची हो। बिहार की राजनीति एक एमएलए से जीतने से थोड़ी स्थापित होता है। इस विजय का महत्व बस ऐसे समझ में आता है कि 1995 के बाद से बीजेपी कभी बांकीपुर विधानसभा सीट नहीं हारी। 2005 के बाद से पार्टी को लगातार इस सीट पर 60% से ज्यादा वोट मिलते रहे। महागठबंधन की लहर के बावजूद 2015 में भी पार्टी ने ये सीट बचाए रखी थी, और पिछले चुनाव के आंकड़े देखें तो 2025 के चुनाव में नितिन नवीन ने यहाँ 62.66% वोट हासिल कर आरजेडी को सिर्फ 29.55% तक समेट दिया। 2020 के चुनाव में 59.05% वोट पाकर नितिन नवीन ने कांग्रेस को 31.57% पर रोका, और 2015 में भी नितिन नवीन ने
60.19% वोट लिए, जबकि कांग्रेस 32.59% वोट पर रही थी। 2025 के चुनावी मैदान में जिन प्रशांत किशोर को पूरे राज्य में केवल 4.92% वोट मिल पाए, उन्होंने ऐसे किले में सेंध लगाई है जिससे बिहार में विपक्ष की राजनीति की धार बदलने की उम्मीद लगाई जाने लगी। एक आदमी जो विपक्ष को रिप्रेजेंट करेगा सही ढंग से, वो अब विधानसभा में पहुंचने वाला है और इससे बिहार की आगे की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्या असर पड़ेगा? 202 का बहुमत है, जनता ने अपार समर्थन दिया है। असर तो पड़ेगा आरजेडी पर, असर हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? बांकीपुर में बीजेपी के पिछड़ जाने का अंदेशा बीजेपी के ही नेताओं को हरगिज नहीं था, क्योंकि बांकीपुर में 34% सामान्य, 20% ओबीसी, 8% दलित, 28% ईबीसी और 10% मुस्लिम वोटर हैं। इसी बांकीपुर में पिछली बार बीजेपी को सामान्य वर्ग का 75 से 80% वोट मिला, तो इंडिया गठबंधन को 15 से 20%, बीजेपी को 80% ओबीसी वोट मिले थे, तो इंडिया गठबंधन को 20%, बीजेपी को 50% दलित वोट मिला था, इंडिया गठबंधन को 40%। वहां आखिरकार उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट हार गई? जानकार बताते हैं, एक तो 3 दशकों की एंटी इनकम्बेंसी, ऊपर से प्रशांत किशोर ने यह अफवाह उड़ा दी कि बीजेपी वाले कहते हैं कि किसी भी कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो बांकीपुर जीत जाएंगे। इसके अलावा आरजेडी का वोट जनसुराज को शिफ्ट हो गया। बीजेपी के पारंपरिक शहरी वोटर्स ने वोट नहीं किया, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले 7% कम और सिर्फ 34.30% वोटिंग हुई। बिहार के विपक्षी दल कहते हैं कि बिहार में बीजेपी के सीएम सम्राट चौधरी के शासन के खिलाफ जनता का पहला रेफरेंडम है। सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है। और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस सब लगे हुए थे, अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल इस हार ने बिहार के पहले बीजेपी के सीएम और बीजेपी के पहले बिहारी अध्यक्ष दोनों की साख पर सवाल खड़े किए हैं। बाकी राजनीतिक हालात कुछ ऐसे रहे हैं कि नितिन नवीन की सीट पर वोटर दूसरे प्रत्याशी को कबूल नहीं कर सके। बीजेपी ने पहले चारा घोटाले से जुड़े परिवार के अभिषेक बंटी को टिकट दिया था, लेकिन फिर आनंद फानन में उम्मीदवार बदला गया। इस बीच देश में नीट पेपर लीक और बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे मसले आए, जिसका प्रचार पीके ने बखूबी किया। रही सही कसर वोटिंग से ठीक पहले इनकम टैक्स के छापे ने पूरी कर दी और प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता ने विजय का तिलक दे दिया। चंद महीनों पहले 238 सीटों पर लड़कर एक भी सीट नहीं जीतने वाले पीके अब एक सीट लड़कर 100% स्ट्राइक रेट से खाता खोलने वाले राजनीतिक दल हैं। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। कुछ ही महीने पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला मुख्यमंत्री बनाया था और इसीलिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यह रेफरेंडम इस मुख्यमंत्री के नाम पर है, लेकिन उसके साथ साथ क्या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी एक संदेश है, क्योंकि जब भी एक छोटा बाय इलेक्शन, भले छोटा क्यों ना हो, उसमें अगर सत्ताधारी पार्टी हारती है तो उसके कई मतलब निकल सकते हैं। चर्चा करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, कुमार सौरभ सिंह जनसुराज पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे, राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता और प्रोफेसर सुबोध मेहता आरजेडी की तरफ से भी चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि सवाल विपक्ष के लिए है, विपक्ष के लिए भी है। आरजेडी का जो पतन यहां पर इस सीट पर बीजेपी के साथ साथ हुआ है, उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। 3 सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, बांकीपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में चुनावी हार के राजनीतिक संदेश क्या निकलते हैं? क्या ये लोकल चुनाव की तरह इसे देखना चाहिए या देश की राजनीति में भी इसका संदेश जा सकता है? दूसरा सवाल, क्या बांकीपुर ने देश में वैकल्पिक राजनीति की संभावनाओं को एक बार फिर जिंदा किया है? और तीसरा सवाल, सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ पीके के पहले मोर्चे के मायने क्या है? क्योंकि बार बार पीके कह रहे हैं कि यह रेफरेंडम सम्राट चौधरी पर है और बीजेपी अब अपना मुख्यमंत्री बदले। बड़ी खबर, बीजेपी ने बांकीपुर में हार स्वीकार कर ली है। हालांकि अब तक मतगणना चल रही है, 32 राउंड्स की वोट की गिनती होगी, लेकिन बीजेपी के एजेंट मतगणना केंद्र से बाहर निकल चुके हैं। आखिरी सूचना तक प्रशांत किशोर 19,000 वोट से आगे निकल चुके हैं। करीब 28 राउंड काउंटिंग हो चुका है, लेकिन सुनाते हैं
पीके ने हमारे संवाददाता से क्या कहा। जीत हो जाने दीजिए। रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे। बिल्कुल, वो तो है। आप बार-बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये। बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने। किला किसी का नहीं होता है। 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। चैनल का नाम बताइए। आज पर अभी आप एक्सक्लूसिव प्रशांत किशोर को सुन रहे थे। आरजेडी की ओर से भी प्रशांत किशोर की जीत पर एक बड़ा बयान आया है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत को लेकर आरजेडी की ओर से एक बड़ा बयान। लालू यादव की बेटी और आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने कहा है कि कुत्ते बिल्ली को लड़ाने की बात करने वाली बीजेपी ने लोमड़ी लड़ाकर चुनाव जीता है। मीसा भारती ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का लोमड़ी कहा है। जिस तरीके से बीजेपी ने लड़ाई लड़ी सम्राट चौधरी से लेकर नितिन नवीन, और बीजेपी की साख और नाक दांव पर थी, क्या लगता है आपको ये किसके लिए सबसे बड़ा झटका, नितिन नवीन की सम्राट चौधरी? जब बांकीपुर का चुनाव जब प्रारंभ हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा और ये 5 वर्षों से गढ़ नहीं है, करीब 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ रहा। वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देके, वहाँ से एमएलए थे, इस्तीफा देके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उनको। यहाँ राज्यसभा में आए, वहाँ के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उस एरिया को अगर बांकीपुर का खासतौर पर आप देखिएगा तो वहाँ जो बासिंदे हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एकदम कट्टर समर्थक हैं। लेकिन बोरिंग रोड से लेके सारी रोड, सारी जगह पे आप नहीं मतलब सुनने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही एक सुनने को मिला, जो आप भी प्रश्न में पूछ रही थी कि हम कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे तो वहाँ से जीत जाएगा। लेकिन भैया, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुत्ता बिल्ली पे विश्वास नहीं किया है, वो एक लोमड़ी दे दिया है। लोमड़ी दे दिया है प्रशांत किशोर के रूप में। यानी कि जो जीते प्रशांत किशोर लोमड़ी है। बस बिल्कुल। और उनको जिता दिया गया। तो जो नीरज सिन्हा जी थे वो असली उम्मीदवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का असली उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी है। अच्छा, मतलब कि वो आए थे अपनी पार्टी के फेस में, पर बीजेपी के उम्मीदवार थे। बिल्कुल। किशोर की जीत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुभ रही है, तो आरजेडी को भी यहां पर चुभ रही है। बड़ी दिलचस्प बात है। कुमार सौरभ सिंह लोमड़ी कह रही है आपको, और ये कुत्ता बिल्ली वाली बात बीजेपी के किसी नेता ने तो कही नहीं थी, लेकिन नैरेटिव तो ऐसे बना दिया गया था कि भाई कुत्ता बिल्ली भी लड़ेगी तब भी जीत जाएगी, और यहां पर लोमड़ी चुनाव लड़ रहा है। दोनों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि यह जीत सही नहीं है दोनों के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए भी और विपक्षी पार्टी के लिए भी। जी, बेचैनी स्वाभाविक है साहिल जी। देखिए, एक व्यक्ति और उसके सामने 40 स्टार प्रचारक, 201 विधायक, 33 मंत्री, 45 विधान पार्षद और जो है सभी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, और उससे बड़ा, सबसे बड़ा जो तंत्र था पटना का एसएसपी और उसकी पूरी पटना पुलिस। कैसे देखा है आपने कि किस प्रकार से जनसुराज के कार्यकर्ताओं को थाने में बिठाया जा रहा था। और ये वो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी का दुर्ग, किला, अभेद कहा जाता था, गढ़ कहा जाता था। भाई, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट था, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, और पटना जैसे जगह में जहाँ 3 दशक से ज़्यादा शासन रहा हो, स्वयं नगर विकास मंत्री रहे हों, उसके बाद भी 64 स्लम की स्थिति जाकर बांकीपुर में आप देखिए। तो सबसे पहले आपके माध्यम से बांकीपुर की 3,80,000 जो मतदाता मालिक हैं, उनका विशेष रूप से हृदयपूर्वक आभार कि उन्होंने इस बार पार्टी को नहीं, एक कर्मठ और सुयोग्य उम्मीदवार को चुना है। उन्होंने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी है। उन्होंने बिहार में आने वाले कई दशकों की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी, इसकी भी परिकल्पना दिखाई है। और इसके साथ साथ सम्राट चौधरी जी को लेकर जो हम सब ने कहा कि ये पहला चुनाव है जो सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है,
और ये एक प्रकार का रेफरेंडम है। चूंकि बिहार के जनादेश के साथ धोखा हुआ, इन्होंने 25 से 30 फिर से नीतीश, 2026 नीतीश फिनिश, हाँ, ये कहते हुए सम्राट चौधरी जी को पिछले दरवाजे से भेज दिया। और पहले भी हम लोग कह चुके कि ये चुनाव कोई सरकार बनाने या गिराने का नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति प्रशांत किशोर उस विधानसभा में होंगे तो उसका परिदृश्य कुछ और होगा। न सिर्फ बिहार बल्कि देश में जो 30 सांसद यहां से चुनकर दिए, 2014 में 31 सांसद, 2019 प्रतिक्रियाएं दोनों तरफ से आ रही है। बीजेपी कह रही है कि एक बाईपोल से क्या होगा। नहीं साहिल जी, मुझे बीजेपी कह रही है एक बाईपोल से क्या होगा। और देखिए इतने सांसद, नहीं मैं आप ही को 30 सेकंड दे रहा हूं। इनके प्राथमिकता के केंद्र में नहीं रहा मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन सवाल तो सुन लीजिए। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि एक बाईपोल से क्या हो जाएगा। दूसरी तरफ मीसा भारती कह रही है कि आप तो बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं, आरजेडी भी आपको लोमड़ी कह रही है जी। ये दोनों तरफ से हमला क्यों हो रहा है आप पर? जी, बहुत अच्छी बात है। तो शाहिल जी, ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये 3,80,000 बांकीपुर के मतदाताओं का अपमान है कि आप अपने अहंकार में और अब अपने भय में, एक तरफ अहंकार में कहा जा रहा था कि कौन है प्रशांत किशोर, हाँ क्या है उनका, जमानत जब्त हो जाएगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट है, गढ़ है, इतने मेरे प्रचारक हैं, 6,000 कार्यकर्ता हैं, और अब दूसरी तरफ जमीन खिसकने लगी है और पहली बार बिहार में जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और विचारधारा और इवन राजनीतिक दलों का बंधन तोड़कर बिहार ने यह बताया है कि कैसे जो बिहार की सड़कों पर चलेगा, जो गांव-गांव घूमेगा, जो यहां भरत तिवारी से लेकर जो है नीट की छात्रा और नालंदा की घटना, या बेगूसराय में महिला के साथ जघन्य बलात्कार, या पांडव की दिल्ली में प्रशासनिक हत्या पर आवाज उठाएगा, उसके लिए लड़ेगा, उसी के लिए जनता खड़ी रहेगी। ये चांदी के चम्मच लेकर आने वाले लोग जो अपने घरों से 12 बजे और 1 बजे सोकर उठते हैं, ये इस प्रकार की टिप्पणी हम पर नहीं कर रहे हैं, ये बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता पर कर रहे हैं। हम इस पर कल भी प्रतिक्रिया नहीं दिए थे पूरे डॉक्टर अजय आलोक, ये लोग यही तो नैरेटिव चाहते जो कि हम लोग इनके जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में कह रहे हैं कि जाति समुदाय से उठकर मुद्दों के आधार पर बिहार की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने उनको वोट दिया हुआ है। यही बात जब 202 सीटें एनडीए को मिली थी 2025 में, एक साल पहले, तब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी कहा गया था कि जाति से उठकर वोटिंग हुआ है, इसीलिए 202 सीटें हमको मिली है। क्या बदल गया ऐसा? भैया ऐसा है साहिल जी, आप एक साल पहले नहीं साहिल जी, 8 महीने पहले, अजय आलोक, सिर्फ 8 महीने पहले, और मैं आज, हाँ, सिर्फ 8 महीने पहले जनादेश आया था जिसमें हमें 202 मिले। आज फिर एक बांकीपुर की जनता ने जनादेश दिया है और जनादेश को बिल्कुल हाथ जोड़ के नमन करते हैं और स्वीकार करते हैं और बधाई देते हैं प्रशांत किशोर जी को, जनसुराज को, कि उनपे बांकीपुर की जनता ने विश्वास दिलाया है। देखिए, कोई राजा रजवाड़ों का जमाना नहीं है कि किसी का अवैध किला, अवैध दुर्ग। मैं मानता हूं इस बात को कि एक नैरेटिव की लड़ाई थी, एक स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई, इसमें कोई शक नहीं। नैरेटिव चला कि कोई सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है, एक व्यक्ति है, आप मौका देके देखिए, विधानसभा में आवाज उठाएगा। बांकीपुर की जनता प्रबुद्ध है, बुद्धिजीवी है। उन्होंने कहा, सोचा कि चलो ठीक है, प्रशांत जी वैसे ही बहुत पॉपुलर है, इसमें से कोई शक है नहीं, सब लोग जानते हैं। तो उनको लगा कि प्रशांत किशोर एक आवाज बन के उठरेगा। चैलेंज तो अब उनके सामने है ना कि 4.5 साल बचे हुए हैं, कितनी आवाज बनते हैं, कितना बांकीपुर की जनता की अपेक्षा पे उतरते हैं, ये तो अब उनको साबित करना है। हम बिल्कुल सर झुका के बांकीपुर की जनता को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके डिसीजन को बिल्कुल स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में कोई बहाना नहीं चलता है। आप, हमें जनता ने अस्वीकारा है, उनको मौका दिया है और बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं कि प्रशांत किशोर जी जीते हैं और मुझे लगता है कि बांकीपुर की जनता के लिए काम करते रहेंगे। जहां तक रही उपचुनाव, एक उपचुनाव से कोई सरकार का परसेप्शन नहीं बदलता है, ना ही कोई सरकार पे या राजनीतिक तंत्र के बहुत दूर तक मैसेज जाते हैं। आपको याद दिला देता हूं, 2012 में जनरल इलेक्शन, गुजरात में जनरल इलेक्शन के पहले हम बाई इलेक्शन हार गए, तो हुआ कि मोदी जी हार जाएंगे, हम नहीं जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से मोदी जी आ गए। 2018 में यूपी में सरकार बनने के बाद 3 लोकसभा पे चुनाव हुए, कैराना में विधानसभा उपचुनाव हुआ, गोरखपुर की सीट, पार्लियामेंट सीट हम हार गए, जस्ट सरकार बनने के 6 महीने बाद, जैसे आज हुआ है। तो उससे क्या सरकार का परसेप्शन बदल गया? 19 में हम बहुत
दुगने मार्जिन से लौटे, 22 में हमने दोबारा सरकार बनाई। तो एक चुनाव से पूरे सरकार का विश्लेषण कर लेना, केंद्र को मैसेज चला गया, इसको मैसेज चला गया, ये अपने नैरेटिव बनाना, ये सब चलेगा नहीं। ठीक है, जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई, कोई शक ही नहीं है। आरजेडी जो 46,500 वोट लाई थी 8 महीने पहले, आज 12,000 पे रह गई। कहां गया उसका 34,000 वोट? 34,000 वोट कह रहे हैं कि आरजेडी ने स्ट्रैटेजिक वोटिंग कराई निश्चित तौर पर जनसुराज के लिए। बिल्कुल, मैंने शुरू में बोला कि स्ट्रैटेजिक वोटिंग और नैरेटिव दो चीज चला है, इसमें कोई शक नहीं है मुझे स्वीकार करने में। नैरेटिव था प्रशांत जी का। मुझे आरजेडी के प्रवक्ता के पास जाना है, क्योंकि ये चुनाव है। बड़ी दिलचस्प बात है कि बीजेपी और आरजेडी एक ही जैसी बात कर रही है। बीजेपी आरजेडी कह रही है कि बीजेपी ने ऐसा उम्मीदवार दिया कि वो वहां पर जीत जाए, आरजेडी के वोट खा दिए। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी का स्ट्रेटेजिक वोटिंग हुआ, कहीं ना कहीं वोट शिफ्ट हुआ है जनस्वराज की तरफ। ये बात तो साफ नजर आ रही है। लेकिन अजय आलोक जी, आपने कुछ उदाहरण दिए, कुछ उदाहरण मैं भी आपको देता हूं। कई बार कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक बाइपोल बहुत सारी बातें कह देता है। राजीव रंजन जी को भी याद होगा जब इलाहाबाद लोकसभा का चुनाव वीपी सिंह जीत गए थे, जो अमिताभ बच्चन ने सीट छोड़ी थी, उसके बाद देश का माहौल बदल गया था, क्योंकि देश में कुछ और माहौल चल रहा था उस वक्त। शरद यादव खुद मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव जीते थे इमरजेंसी के दौरान। उसके बाद के चुनाव में क्या हुआ था यह भी देश ने देखा था। शायद इसीलिए प्रशांत किशोर ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को भी सुध लेनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि जब बिहार का चुनाव, अच्छा वो आपने कहा 8 महीने पहले ये चुनाव हुआ है, 8 महीने के भीतर नीतीश कुमार को बदल देना और सम्राट चौधरी को लेकर आना, ये थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं? लोगों को लगा कि दिखाया चेहरा कोई और लाए किसी और को। देखिए, समीक्षा हमें हर स्तर पे करनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो भी एक फैक्टर हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ना कि नैरेटिव का खेल चलता है, नैरेटिव तो लगाया गया। प्रशांत जी ये भी कह रहे थे कि नीतीश के नाम पे चुनाव लड़ा सम्राट चौधरी को बीजेपी ने पीछे दरवाजे से मुख्यमंत्री बना दिया। प्रशांत किशोर अपनी हर सभा में कहते थे। तो नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव यही होता है जो जनता को हिट करता है। सबसे बड़ा नैरेटिव था सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, लेकिन एमएलए आप बदल के मैं आपकी आवाज बन सकता हूं। तो निश्चित तौर पर यह नैरेटिव कहीं ना कहीं काम किया। स्ट्रैटेजिक वोटिंग आरजेडी ने की है, सबके सामने देखने के लिए है, इसमें कोई छिपा हुआ बात नहीं है, इफन बट नहीं है। बधाई हो प्रशांत किशोर को कि उन्होंने इस तरह के नैरेटिव सेट किया। अब जनता को उन पर विश्वास आया है, मैं तो बधाई दे रहा हूं। लेकिन साथ में चैलेंज उन्हीं के सामने, हमारे सामने नहीं है। हम आज भी 201 हैं। चैलेंज उनके सामने है कि अब 4.5 साल में बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता के सामने जितनी बातें उन्होंने कही उसको साबित कैसे करेंगे। ये सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात करके आप बांकीपुर में नहीं रह सकते हैं। थोड़ा विधायक बन के काम करना पड़ेगा ना, पटना में रहना पड़ेगा 30 दिन, गली गली जैसे भी 30 दिन। पहली बार प्रशांत किशोर किसी चुनाव में जीतकर, खुद जीतकर विधायक बने हुए हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं। अब वहां पर उन्हें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काम करना होगा। नहीं, एक मिनट, मैं आपके पास आता हूं कुमार सौरभ, लेकिन जरा आरजेडी से भी प्रतिक्रिया लेना जरूरी है, क्योंकि उनको भी चुभ रहा है आप जीत रहे हैं वहां पर। सुबोध जी, ये तो बात ठीक नहीं है ना। आपने बड़े सारे बहाने बनाए कि भाई एसआईआर के वजह से हारे, ईवीएम के वजह से हारे। 8 महीने के भीतर वही एसआईआर, वही ईवीएम, लेकिन प्रशांत किशोर कर दिखाते हैं और अब आप उन्हें लोमड़ी भी कह देते हैं। ये कौन सी बात हो गई? देखिए, अजय आलोक जो भी है, लेकिन बांध रहे हैं कि भाई जीत गए, बधाई भी दे रहे हैं। बधाई दे दीजिएगा, लोमड़ी कहां से कह रहे हैं आप? देखिए साहिल भाई, आपको पूरा जो है डेमोग्राफी पे जाना पड़ेगा बांकीपुर का। हम कभी भी बांकीपुर में मजबूत नहीं थे और ना आज हैं। जितना पूरा बिहार का जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उसमें सबसे कमज़ोर अगर कहीं आरजेडी है तो वो बांकीपुर की थी। 2015 में जब हम नीतीश जी और लालू जी एक साथ आए थे, जब मैसिव मैंडेट मिला था हम लोगों को, उस वक्त भी हम बांकीपुर हार गए थे। 2017 में भी 2010 में भी हम देखिए 17,000 पे आ गए थे बांकीपुर में। तो ये एक बात है, लेकिन इसके पीछे की जो बात है, ऐसा क्यों हुआ है, देखिए आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि क्या संदेश है बांकीपुर का। बांकीपुर का संदेश साफ है साहिल भाई, कि जिस तरीके से भरत तिवारी जी का इनकाउंटर किया गया, जिस तरीके से नीट छात्रों और बच्चों के ऊपर पैलेट गन और AK-47 और लाठियों से प्रहार किया गया, जिस तरीके से अपोजिशन पार्टियों को जो है लथारा जाता है, जिस तरीके से जो राम
राम जी के जो मंदिर बनाने की जो बात कही गई उसमें से चंदा चोरी हुआ, जो 1990 से लेके आज तक ये चंदा चोर कहलाते गए, उसका प्रमाण मिल गया। जनता जो है इसके खिलाफ वोटिंग की है। अब जहां तक बात रही कि बाई इलेक्शन में, तो बाई इलेक्शन में ये चीजें होती हैं। 2018 में 2 बाई एक इलेक्शन तरफ तो आप कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ रेफरेंडम नजर आ रहा है, जो मुद्दे आप यहां पर गिनवा रहे हैं उसी के वजह से जनता उनके खिलाफ वोट कर रही है, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वोट करी। आप खुद ही कह रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि ये सीट ऐसी थी कि जहां पर राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी 40% के ऊपर वोट नहीं ले पाई। ऐसा क्या है कि जनसुराज पार्टी वहां पर जीत गई, जो एक खुद अपोजिशन पार्टी है? 8 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं वहां पर तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन आप नहीं कर पाए, यानी आप पर भी भरोसा जनता का उठ गया है एज अ अपोजिशन पार्टी। देखिए जो अभी मीसा भारती जी ने कहा और जो प्रशांत किशोर हैं, आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर जी को भी मदद किया, उनका वोट जो है शिफ्ट किया प्रशांत किशोर जी की तरफ। 1 लाख वोट आई थी भारतीय जनता पार्टी को, लगभग 1 लाख वोट आई थी 8 महीना पहले। वो वोट घटकर जो है 50,000 वोट जो है शिफ्ट हो गई है उस तरफ। 38,000 वोट ही तो कम पड़े हैं ना। उस 38,000 वोट में से जो है मैसिव वोट जो है बीजेपी का वोट है, वो प्रशांत किशोर की तरफ गया है। और ये जो वोटिंग है, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका भी वोट गया है यहाँ पे सामने, आपके उम्मीदवार 3 नंबर पर है और हमारा भी वोट गया है। आपके यादव और मुस्लिम वोट भी जनसुराज की तरफ चले गए हैं, आपका वोट भी चला गया है। देखिए हमारा, और ये दूसरा उदाहरण है, हमारा वोट भी एक तरफ वो सीजेपी वहां पर खड़ी होती है, यंगस्टर्स जाके वहां पर प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार को झुकना पड़ता है जो विपक्ष नहीं कर पाया। और ये दूसरा उदाहरण है बांकीपुर का, कि जो बीजेपी का गढ़ है वो जनसुराज लेकर जाता है, आरजेडी नहीं जीत पा रहा। ये दो उदाहरण यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए मैं तो कह ही रहा हूं, देखिए इन्होंने परसेप्शन ऐसा बनाया प्रशांत किशोर जी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी जी को आगे कर दिया लड़ने के लिए। जबकि ये मानना होगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बॉस है नितिन नवीन जी अपने जो है बूथ पे इलेक्शन हार गए। रविशंकर प्रसाद जी जो पूरे भारत में जो है लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी को बोलते रहते हैं, अपने बूथ पे वो हार गए। रामकृपाल यादव जी जो मंत्री हैं अपने बूथ पे वो हार गए। तो हमें आप ये बताइए कि बीजेपी एक और बड़ी दिलचस्प बात जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, और वो कि लालू यादव या आरजेडी का डर दिखाकर इसके आगे चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक जनसुराज पार्टी के नाम पर एक व्यक्ति वहां पर खड़ा है, राजीव रंजन जी। आपके मंत्री कह रहे थे कि एक सीट से क्या होता है, 202 का 201 हो गया, लेकिन एक सीट कभी कभी एक ऐसी चिंगारी बन जाती है कि 201 को भी फूंक देती है। और ये भारत की राजनीति में कई बार देखा गया है। 2 एग्जाम्पल तो मैंने दे दिए, 2 उदाहरण। एक उदाहरण राम मनोहर लोहिया का भी दिया जा सकता है, जो आप सभी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, जो पहली बार जब लोकसभा में पहुंचे थे उसके बाद देश की राजनीति को बदलना शुरू कर दिया था। तो क्या आप भी मानते हैं कि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए साहिल जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी चुनाव नतीजे का कोई असर नहीं होता है। विश्लेषण होगा, समीक्षा की जाएगी और उसमें कई तथ्य सामने आएंगे। ये अजय आलोक जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सफल राजनीतिक दल के तौर पर इसीलिए कि जीत हो या हार, हमारी रणनीति में कोई कमी थी। हम विकास को हर घर तक नहीं पहुंचा पाए। जो मुद्दे ज्वलंत हैं उनको किस तरह से हमने संबोधित करने का काम किया। कई ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का समाधान मिलता है जब विमर्श होगा और विश्लेषण के जरिए उनका हम लोग हल निकालेंगे। लेकिन एक विराट संगठन और एक बहुत ही मजबूत गठबंधन जिसने अभी 8 महीने पहले 202 सीटों पर जीत दर्ज की, हो सकता है मतदाताओं को निराशा हुई होगी कि नितिन नवीन जी एक समर्पित प्रतिबद्ध राजनेता हैं, उनके मुकाबले नए उम्मीदवार में उतना दम हो सकता है उन्हें नहीं दिखा हो। ये भी विश्लेषण का एक पक्ष है। लेकिन इतनी बात तय है कि आज प्रशांत जी, आज के बाद कम से कम चुनाव आयोग को गालियां नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड था कि जीत गए तो चुप रहेंगे, हार गए तो फिर ईवीएम से लेकर के और निर्वाचन आयोग। अब जो बड़ी बात है, अब तक आप तेलंगाना, बंगाल, तमिलनाडु कई चुनाव
आप लड़वा चुके थे। एक रणनीतिकार के तौर पर आपका ज्यादा वक्त बिहार के बाहर ही गुजरा है। एक जनप्रतिनिधि के तौर केवल ये कह करके आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं कि मैं केवल नाली ठीक है, वो तो आकलन उनका होगा। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर प्रशांत किशोर क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर तो उनकी जीत यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि खुद के लिए भी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है। लेकिन राजीव जी, एक आकलन आप भी हमारे लिए कर लीजिएगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा ना होना ये भी एनडीए के लिए भारी पड़ रहा है। बिहार के भीतर सम्राट चौधरी का चेहरा नहीं चल पा रहा है, 3 महीने के भीतर ही उसका एक नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। क्या ये बात सही साबित होगी? नीतीश जी को जिस तरीके से हटाया गया उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। नहीं, सबसे पहले किस तरह से हटाया गया ये तो आपका अनुमान हो सकता है, आप अपने तरीके से उस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन ये एक शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण था, एक सहमति, और उसके आधार पर अनेक अवसरों पर आपने नीतीश कुमार जी और सम्राट जी को मिलते हुए देखा है और बॉडी लैंग्वेज भी देखा है। और मैं समझता हूँ राजनीति में चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से किसी दो राजनीतिक दलों के दो प्रमुख नेताओं के बीच के संबंध कैसे हैं उसको समझा जा सकता है। गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं, लेकिन राजीव जी आखिरकार नीतीश जी को भी स्टेटमेंट निकालना पड़ा, वीडियो स्टेटमेंट निकालना पड़ा ताकि ओबीसी वोट ना खिसके, उनको भी तो स्टेटमेंट निकालना पड़ा ना। इसीलिए आकलन, देखिए राजनीति का आकलन, चुनाव प्रचार का आकलन हम उस तरीके से करते हैं जब बड़े बड़े लोगों को एक छोटे चुनाव में, बाय इलेक्शन में कूदना पड़ता है, स्टेटमेंट निकालना पड़ता है, उसी से आकलन हो रहा है। चलिए मैं सवाल घुमा देता हूं। चलिए आप मुझे बताइए, नीतीश जी का चेहरा होता तो ज्यादा फायदा होता, ऐसा नहीं लगता आपको राजीव जी? देखिए, जो काल्पनिक परिस्थितियों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। नीतीश कुमार जी सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बिहार के हैं और देश के चंद ऐसे राजनेताओं में एक रहे जिनको भीड़ से अलग हम सब मानते रहे हैं, और उन्होंने संसाधनों के अभाव के बावजूद बिहार को जिन आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया, हर बिहारी को उन पर फक्र है और गर्व। लेकिन उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना है और सम्राट जी ये जो सरकार है उनके नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, लगातार योजनाओं के अवलोकन से लेकर आप राज्य में उनकी सक्रियता देखती है। यह आकलन तो बड़ा दिलचस्प है। नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी किसी और पार्टी से चुना, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड से अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना है, बीजेपी से अपना उत्तराधिकारी चुना है। यह भी बड़ी दिलचस्प बात है। चलो जल्दी से वीरेंद्र कुमार जी की पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मुझे केवल 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, एनडीए के भीतर केवल 30 सेकंड दे। जी मैं दोबारा आता हूं आपके पास, जरा धीरेन्द्र जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, दोबारा आपके पास आऊंगा। साहिल जी बस 30 सेकंड। नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े नेता है और गठबंधन के एक नेता के तौर पर उनकी भूमिका अगर मतदाताओं को एनडीए के पक्ष में मतदान करने के संबंध में एक अपील करने की है तो फिर इस पर किसी को क्यों एतराज है? वो गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, सबसे बड़े नेता। उन्होंने अपनी अच्छी बात है कि आज प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो चेहरा था वो बदला, उसका भी खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ रहा है और इसीलिए यह सवाल उठता है। धीरेन्द्र कुमार, क्या एनडीए के भीतर कोई नया चेहरा लेकर आपका भी कहना था कि नया चेहरा होना चाहिए, हालांकि नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था, चेहरा बदलना मुश्किल हो गया थोड़ा, उसकी वजह से दिक्कत हो गई है? सबसे पहले तो आज जन सुराज के संस्थापक का चुनाव जीते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। 3 दशकों से बांकीपुर की जनता ने हमें प्रतिनिधित्व दिया था, आज प्रतिनिधित्व उनके कंधे पर दिया है, तो जीत बांकीपुर की जनता ने उन्हें दिया है। चलिए बड़ी खबर इस वक्त, बांकीपुर के उपचुनाव आखिरकार प्रशांत किशोर जीत गए हैं। 18,953 वोट से प्रशांत किशोर की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार दूसरे नंबर पर रहे और बांकीपुर से आखिरकार उपचुनाव प्रशांत किशोर जीत गए। 28वें राउंड तक 19,000 वोट से भी ज्यादा वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे थे और अब 32 राउंड का पूरा काउंटिंग खत्म हो चुका है और नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार को प्रशांत किशोर ने 18,953 वोट से हरा दिया। ये बड़ी बात है। शशि भूषण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शशि, आखिरकार ये जीत हो ही गई क्योंकि लगातार हर राउंड में प्रशांत किशोर आगे चल रहे थे।
किसी भी राउंड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को प्रशांत किशोर से आगे निकलने का मौका नहीं मिल पाया। वन साइडेड एक तरीके से हम जीत मान सकते हैं प्रशांत किशोर। बिल्कुल। और देखिए 1995 के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 1995 से लगातार इस सीट पे जीत हासिल करते रही साहिल, लेकिन आज प्रशांत किशोर ने एक इतिहास रचा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे के बाद जो सीट खाली की, उस सीट पे उपचुनाव हुआ और बीजेपी का सबसे मजबूत किला या गढ़ माना जाता है बांकीपुर, और उस बांकीपुर सीट पर अब प्रशांत किशोर ने जीत का परचम लहराया है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। देखिए जहां तक नजर जाती है साहिल, प्रशांत किशोर के समर्थक इस सड़क पर नजर आते हैं पीला गमछा लिए और जय 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 बिहार वाला नारा, क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि शायद प्रशांत किशोर यहां बड़ा उलटफेर करेंगे। और अगर आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, उनको कुल 44,250 वोट आए, प्रशांत किशोर को 66,203 वोट, रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर रही हैं, उनको 14,085 वोट मिले हैं। तो आरजेडी तीसरे नंबर पर काफी पीछे छूट गई। प्रशांत किशोर जो लड़ाई में शुरू से बताए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्होंने बीजेपी को इस बड़ी सीट पर बड़ी शिकस्त दी है। लगभग 20,000 वोट यानी 18,953 वोटों से प्रशांत किशोर विजयी घोषित कर दिए गए हैं। 31 राउंड की गिनती थी और अब गिनती का काम पूरा हो चुका है। थोड़ी देर में जीत का सर्टिफिकेट भी प्रशांत किशोर को दे दिया जाएगा। जी, मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार भी यहां पर जुड़े हुए कुछ बात कर रहे थे। आपका आकलन क्या होगा? क्या जेनजी प्रोटेस्ट की वजह से जो बिहार के भीतर भी बड़े पैमाने पर किया गया था, बिहार सरकार को उनके खिलाफ मामले वापस लेने पड़े थे, और बाकी जो लोकल मुद्दे थे, जो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर गवर्नेंस तक कई मुद्दे प्रशांत किशोर अपने चुनाव प्रचार में उतार रहे थे, इन सभी मुद्दों का असर कहीं ना कहीं इस उपचुनाव के रिजल्ट पर नजर आ रहा है? धीरेन्द्र कुमार। साहिल जी देखिए, सबसे पहले तो आज ईवीएम चैन की नींद सोएगा। आज उसने आरोप जो लगे थे उससे बाइज्जत बरी किया है बांकीपुर के लोगों ने। नहीं तो जिस तरह के आरोप हर एक चुनाव में लगाए जा रहे थे, तंत्र पे भी और ईवीएम पे भी, तो ये लोकतंत्र खतरे में डाल रहे थे लोग। आज जिससे ईवीएम मुक्त हुआ है। दूसरी बात है कि जिस तरह से आज उनका जीत ये भी बता रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के जैसे नेता और उनके विपक्ष के नेता जो कि कभी सदन में नहीं बैठते थे, मुझे लगता है कि अब विपक्ष में भी बैठने के लिए सीरियस पॉलिटिक्स करनी होगी। और जो विकास के एजेंडे पर एनडीए आज तक 20 सालों से बिहार में काम हो रहा है, उस एजेंडे पर ही चल करके बिहार के विपक्ष तो गवर्नेंस के खिलाफ भी तो जीत मानी जा रही है ना। गवर्नेंस का मॉडल आपका नहीं चल पाया। जीविका दीदी को आपने वहां पर प्रचार में उतार दिया था, प्रशांत किशोर ने उस पर भी आरोप लगाए थे, इनकम टैक्स की रेड करवाई गई थी, उसका भी असर नहीं हो पाया था। यह भी तो कहा जाएगा ना उसमें। भाई जीत तो आपके खिलाफ हुई है, विपक्ष के उम्मीदवार के खिलाफ नहीं हुई है जीत। मुझे लगता आपकी सीटिंग सीट थी एनडीए की। मुझे लगता है कि इसका विश्लेषण इस रूप में करना चाहिए कि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और यहाँ विपक्ष भी मतलब स्वस्थ विपक्ष होना चाहिए। जब चुनाव हो रहा था तो हमारे नेता चिराग पासवान जी एयरपोर्ट पर ही कहे थे कि कहाँ है यहाँ पे आरजेडी, तो उस समय नहीं समझ में आया था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि विपक्ष में अगर रहेंगे, विपक्ष स्वस्थ विपक्ष रहने से सही मुद्दे उठते रहते हैं। और मेरी शुभकामना है कि बांकीपुर के मुद्दों को भी बिहार विधानसभा में वो उठाते रहेंगे। बाकी जो विकास के काम है, हमारे चेहरे उभर रहे हैं। वहां तमिलनाडु के भीतर विजय का उदय हुआ है। राष्ट्रीय राजनीति में प्रशांत किशोर पहली बार बांकीपुर से जीत रहे हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी जो युवाओं की पार्टी है, जो अभी तक राजनीतिक पार्टी भी नहीं बनी है, वो एक मंत्री का इस्तीफा ले रही है। चीजें बदल रही है। कुमार सौरभ सिंह, पहले ही आपने खाता खोला तो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट से खोला है, और अब हमला कर रहे हैं मुख्यमंत्री पर। अगला प्लान क्या नजर आएगा? देखिए, कभी भी हमने सूट एंड स्कूट की राजनीति नहीं की है साहिल जी। कभी भी जो कहा है तथ्यों के आधार पर कहा है। हम नहीं कह रहे कि 100% जो हमने बातें कही वही हुई, लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी जी के बॉस की सीट थी। 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी के पास रहने वाली सीट थी। विकास की यहां गंगा बहाई गई थी। तो भाई आज ऐसा क्यों हुआ कि 202 सीट आई? बिल्कुल सही बात है, 7 महीने पहले चुनाव हुआ है, लेकिन आप एक चीज नहीं बता रहे हैं कि 7 महीने पहले किस प्रकार से 68,000 करोड़ के इनकम पर 42,200 करोड़ बिहार के फूंक दिए गए।
और आज बिहार की स्थिति ऐसी है कि सम्राट जी जब केंद्र में जा रहे हैं तो 12,000 करोड़, शिक्षा मंत्री जा रहे हैं तो 1130 करोड़, आपसे छात्रों का जो है पैसा नहीं मिल रहा है, आपका ट्रेजरी पे रोक लगा हुआ है, संवेदकों का बिल नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ भाई राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या कहेंगे? आप अभी 7 महीने पहले चुनाव लड़े हैं, 45,000 50,000 वोट दिया था बांकीपुर ने आपको, और वो लोग आपसे पूछ रहे थे कि विपक्ष के रूप में आपकी क्या भूमिका थी, नामांकन में कहां थे तेजस्वी यादव जी या इनके 4 सांसद या दीदी जो अभी पता नहीं कौन कौन सा शब्दावली प्रचार के लिए नहीं आया। मेरे मित्र यहीं बैठे हैं। अजय आलोक जी, गवर्नेंस पर सवाल है। नहीं, प्रखर चुनाव जीतने के लिए तो जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपए दे दिए थे, लेकिन आज की स्थिति में गवर्नेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा पार्टी की तरफ से, या सिर्फ एक सीट बोलकर इसको छोड़ दिया जाएगा? देखिए साहिल जी, सबसे मजेदार बात यह है कि जीत न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे ये मिला वो भी सही, वो मिला ये भी सही। हम तो बिल्कुल सर झुटका के इस जनादेश का सम्मान करना स्वीकार करना, लेकिन आपको एक दो चीज को समझना पड़ेगा। बीच में मैं नहीं बोल रहा था भाई, बीच में मैं नहीं बोल रहा था, एक पे डूब जाइए, इतना अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आगे सुनिए ना साहिल जी, ऐसे क्या फायदा है? मेरे बीच में एक सीट नहीं हुआ, लगता है मतलब आपने डंका बजा दिया है। रुक जाइए, अभी तो पहली जीत है, अभी आगे बहुत फासला काटना है की जरूरत नहीं है। अजय आलोक जी, ठीक है। मैं दो बातों पे बस ध्यान देना चाहूंगा। निश्चित तौर पे मैंने शुरू से कहा, मैंने बधाई दी लोगों को। अरे भाई क्यों बोल रहे हैं भाई? मेरी अगर इसी तरह से हो गया ना नैरेटिव, सब देख रही है, मैंने उसकी भी बधाई दे दी। आगे भी सुधारिए जी, जरा इनको शांत करवाएंगे तो दिक्कत होगा। अति उत्साह हो गया है ज्यादा सर, सुन लीजिए, ठीक है। अरे हम नहीं सुधरेंगे तो आप ही को ठीक है, जो आप लोग गढ़ते हैं, सुन लीजिए ना। प्रखर कुटिल, अरे भाई सुनिए, प्रखर कुटिल अति इससे बाहर आइए। वो तो आज भी मैं कह रहा हूँ, प्रखर कुटिल तो है ही। चलिए, आज खुश है वो। ये तो 18,953 वोट से जीते हैं। अजय आलोक जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। हम लोग इस प्रकार के शब्द नहीं बोलते। अब ये देख लीजिए, प्रखर कुटिल अभी याद है इनको। आप अपने अहंकार, ये प्रखर कुटिल मैं नहीं बोला था ना, मैं नहीं बोला था। मैं नहीं बोला था, ने बता दिया है ना कि कितना बड़ा। देखिए कितने प्यार से 45% से ज्यादा वोट लेकर प्रशांत किशोर बांकीपुर की सीट जीत गए हैं। पटना की यह सीट है और पिछले 30 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। विपक्ष के किसी भी पार्टी को, आरजेडी हो या कांग्रेस, उस सीट पर बीजेपी को नहीं हरा पाई थी, लेकिन जनसुराज पार्टी दूसरा चुनाव और यहां पर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं। एक बहुत बड़ी जीत। चर्चा करते रहेंगे, नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते हैं।